हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान में पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। आपका हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KVMIC में स्वागत है। हमने पिछले चैप्टर में वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ा था, उससे पहले विलयन और उससे पहले ठोस अवस्था। जो हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग 30% कोर्स कम हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी कराई जा रही है और उसे देखते हुए आपके सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो रासायनिक बलगतिकी जो हमारा चैप्टर का नाम है, उसी के बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं तो रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला गति परिवर्तन या वेग परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक बलगतिकी कहलाएगा। यह उसकी दर को प्रभावित करना, जो कारक होते हैं उनके बारे में देखने जा रहे हैं हम। तो रासायनिक बलगतिकी है तो इसके वेग को, मतलब इसके वेग को परिवर्तित करेगा या इसकी गति को परिवर्तित करेंगे। ये जो भी परिवर्तन होगा वो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आएगा। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो भाई वेग की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो जब वेग की बात करेंगे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जब वेग हम ज्ञात करते हैं तो उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, किसके अकॉर्डिंग? समय के अनुसार। यानी कि किसी भी अभिक्रिया का जब वेग हम निकालेंगे तो उसकी सांद्रता में क्या होता है? परिवर्तन। तो देखो यहाँ पर अभिकारक। इससे पहले मैं बात बता दूं आपको, अगर कोई हमारे पास समीकरण है तो उसमें दो भाग लेते हैं, दो पदार्थ या अणु। तो वो होगा एक तो अभिकारक, क्या होगा? एक होगा अभिकारक जिससे क्रिया मिलके बनेगी, दूसरा होगा उत्पाद जो क्रिया के बाद हमें मिल जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट इंग्लिश में। अब यहाँ से अभिक्रिया का वेग दोनों पे ही डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें अभिक्रिया के वेग की, तो पहले अगर हम बात करें अभिकारक के लिए तो यहाँ लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता, और यहाँ अगर बात करें तो समय। तो ये अभिकारक के लिए हो गया। और दूसरा मैं आपको बता दूं उत्पाद के लिए, तो उत्पाद की सांद्रता और बटे समय। अब देखिएगा इसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमारे पास, यहाँ पर अगर अभिकारक है, क्या है? अभिकारक, और यहाँ पर क्या है? कोई उत्पाद। तो देखो अभिकारक अगर समय बराबर t बराबर 0 है, यानी कि समय हमारे पास क्या है? 0। जब समय 0 है तो अभिकारक हमारे पास कोई क्या है? मान लो 10 है। किसी अभिकारक की मात्रा कितनी है हमारे पास? 10। तो उत्पाद कितना होगा? 0 होगा। होगा नहीं होगा? यानी कि जब समय 0 है तो अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो हमारा अभिकारक कितना था? 10। तो उत्पाद कितना हो गया? 0। इसके बाद यहाँ से t बराबर 1 कह दें। जब 1 कहेंगे तो यहाँ हो गया 8 मान लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना उत्पाद बनेगा? 2, क्योंकि 8 में 2 क्या हो जाएगा? बन के खर्च हो जाएगा। t बराबर 2 कर दें तो यहाँ जाएगा कितना? 6, ये हो जाएगा 4। t बराबर 3 कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ से 4, और यहाँ से हो जाएगा कितना? 6। t बराबर 2 कर दें तो यहाँ से 2 और यहाँ से 8 हो जाएगा। t बराबर यहाँ से 5 कर दें हम, सॉरी यहाँ 4 होगा और यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 10। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे ही वैसे अभिकारक क्या होगा? घटता चला जाएगा और उत्पाद की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। देखिएगा 10 था, t बराबर 0 पर तो 0 था उत्पाद। यहाँ से t बराबर 1 पर अभिकारक 8 है, उत्पाद 2 है, और यहाँ से t बराबर 2, यानी कि समय जैसे बढ़ रहा है वैसे ही अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है? कम हो रही है, और उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर हम इसके बारे में बात करें, इतने के बारे में, तो इसे हम कहते हैं T1, इसे कहते हैं T2, और इसे अभिकारक की सांद्रता को हम कहते हैं R1, इसे कहते हैं R2। ठीक है, क्योंकि अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, तो मैं इसलिए R ले रहा हूं यहाँ पर। तो देखिएगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यहाँ लिख लेंगे सांद्रता में परिवर्तन, और यहाँ लिखेंगे समय में परिवर्तन। तो देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। जब हमने कहा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो अभिकारक की सांद्रता R1 से कितनी हो गई? R2। जब R1 से R2 होगी तो देखिएगा यहाँ से ये सांद्रता के लिए लगा रहा हूं मैं, और यहाँ से R2 माइनस R1, यही तो लगाएंगे हम, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है R2 माइनस R1, और यहाँ समय में कितना परिवर्तन हो रहा है? T2 माइनस T1। तो यहाँ कर देंगे हम T2 माइनस T1। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिएगा मैं रख रहा हूं। R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारे पास? 6,
माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 8 बटे यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो -2 बटे 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, यानी कि इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट के अनुसार हम करेंगे, यहाँ से इसे भी ले लेंगे, इसे कहेंगे P1, इसे कहेंगे P2। यानी कि अभिकारक की जो सांद्रता है, वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है हम अभिकारक की सांद्रता पर भी निकाल सकते हैं और समय में उत्पाद की सांद्रता पर भी निकाल सकते हैं। जब उत्पाद की सांद्रता की बात करेंगे तो हम देखो यहाँ से क्या है P2, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो परिवर्तन लिख के यहाँ से करेंगे, देखिएगा, यानी कि P2 माइनस P1। तो हम कर रहे हैं यहाँ से P2 माइनस P1 बटे समय में परिवर्तन लेंगे तो क्या होगा T2 माइनस T1 आ जाएगा। जब ये वैल्यू हमारे पास है तो P2 की वैल्यू यहाँ से देखिएगा कितनी है 4 माइनस P1 की वैल्यू है 2 बटे T2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, तो 2 बटे 1। अब हम दोनों को अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने में हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, जबकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं है। यहाँ उत्प्रेरक जब अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो दोनों पर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जब एक समान नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, या हमने क्या करा, ये पहले से जब हम पढ़ते हैं तो ये जो हमारी अभिकारक की सांद्रता है उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। जब ये कमी होगी तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन यहाँ हम लगा देंगे और ये निगेटिव साइन आगे आ जाता है। और जब आगे आएगा यहाँ से निगेटिव साइन तो ये इस तरीके से लगने के बाद यहाँ पर ये +2 बनेगा जो इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की तो ये A है, ये B है, ये दोनों अभिकारक हैं और ये A प्लस B या A भी कह दें, ये बना उत्पाद। तो अगर यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है और यहाँ आ जाएगा AB, तो हम इन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इन वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, इन वाले पार्ट को बोलते हैं रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या बोला जाता है, रस समीकरण मितीय गुणांक बोला जाता है। और इन्हीं के द्वारा सांद्रता की परिवर्तन को हम देखेंगे। इस तरीके से अभिक्रिया का वेग है किसी भी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या किसी भी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। अभिक्रिया के वेग को निर्धारण करने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ से इक्वल, ये तो मैंने वैल्यू रख के बताया था, इसे मैं बता रहा हूँ, तो इसे कहेंगे डेल्टा आर। क्या कहेंगे, डेल्टा आर, और इसे क्या कहेंगे डेल्टा टी। और यहाँ से निगेटिव चार्ज साइन आएगा जो हमने लगाया था। यानी कि अगर किसी भी अभिक्रिया का वेग हम देखें तो अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा आर और समय में परिवर्तन डेल्टा टी। लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिलता है यहाँ से माइनस dx/dt। dx क्या है, यानी कि वही है जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, और डी क्या, डिफरेंशिएट, यानी कि जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल उसमें आता है, और यहाँ से समय में परिवर्तन हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग हो गया -dx/dt। इसके बाद हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, देखिएगा अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया था A + B, इस रासायनिक अभिक्रिया के होने में जो हम देखेंगे तो अभिक्रिया की कोटि डिपेंड करती है इसकी समय के साथ जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ है उसके ऊपर। यानी कि अगर हमारी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता की घात के ये समानुपाती होती है, यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है तो इसमें जो अभिकारक भाग लेते हैं उनकी जो घात होती है सांद्रता की, उस पर अभिक्रिया की कोटि डिपेंड करती है। और अभिक्रिया की कोटि के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं इसकी घात के अनुसार। जैसे कि पहला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इसी के साथ है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या कहलाएगी,
अभिक्रिया की आणविकता, यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। यानी कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें उपस्थित पदार्थ के जितने अणु भाग लेंगे वो उसकी क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। एग्जाम में अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर देखें तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक हम बता रहे हैं, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। मैंने अभी आपको बताया कोई अभिक्रिया हो रही है हमारे पास, ठीक है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु हैं या भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं उनकी हम घात के बारे में बात करें तो प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नाम से पता चल रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी हो? शून्य हो, यानी कि 0 हो, तो उस अभिक्रिया की को हम कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके लिए अगर हम वेग निर्धारण करें तो देखिएगा, अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो जाएगा। मान लो हमारे पास कोई अभिकारक A है, क्या है? अभिकारक A है। तब हम इसकी सांद्रता की अगर बात करेंगे, A की सांद्रता ये हो गई और इसकी घात कितनी ले रहे थे हम? शून्य। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता की घात जब शून्य होती है तो उसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का वेग बराबर समानुपाती किसके हो जाएगा? उसकी सांद्रता के घात के 0 के। तो देखो अभिक्रिया का वेग समानुपाती, किसी की पावर जब 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। कितना हो जाता है? 1। जब ये 1 हो जाएगा तो अभिक्रिया का वेग को अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पर? माइनस dx/dt, या इसे ऐसे ही लिख लेंगे, अभिक्रिया का वेग, यहाँ समानुपाती का साइन हटेगा, इक्वल लगाएंगे और यहाँ से k आ जाएगा और 1। k की वैल्यू क्या है यहाँ पर? k है यहाँ पर हमारा क्या? वेग स्थिरांक। क्या है ये? वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। अब यहां से अभिक्रिया का वेग को अगर हम -dx/dt कह रहे हैं और ये आ जाएगा k, तो यहां से ये जो समीकरण बनेगी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की समीकरण बन जाएगी, यानी कि वेग स्थिरांक के रूप में। तो अभिक्रिया का वेग किसके समान हो जाएगा? वेग स्थिरांक के, यानी कि जब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तब। अब बात करते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिएगा, जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात आएगी तो इसकी अगर डेफिनेशन हम बात करें तो प्रथम का मतलब होता है 1, और जिसकी कोटि कितनी हो जाए? 1 हो जाए। तो देखिएगा कैसे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता की घात जब कितनी होगी? 1, तो वो क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि अगर कोई अभिकारक है और वो भाग ले रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन तो होगा, और सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसकी घात हम कितनी कर दें? 1 कर दें या 1 ले लें, तो वो कहलाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मान लो अगर हमारे पास कोई उत्पाद A है, अभिकारक A है और उससे कोई उत्पाद हमारे पास बन रहा है, ये t=0 की अगर हम बात करेंगे, यानी कि अब समय 0 है तो इसकी सांद्रता कितनी है? A है। कितनी है सांद्रता इसकी? A। तो उत्पाद कितना होगा हमारे पास? 0। जब इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? A-x, यानी कि तो उत्पाद कितना बनेगा हमारा? x बनेगा। कितने पर? समय t पर। समय कितना होगा फिर? t होगा। यानी कि जब समय 0 था तो उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी थी? A। तो उत्पाद कितना बना? 0। जब समय t हो गया, यानी कि कुछ समय बढ़ा, जब समय बढ़ेगा तो अभिकारक की सांद्रता में भी क्या होगा? परिवर्तन। तो परिवर्तन होने से क्या उत्पाद बना हमारे पास? x।
जब x उत्पाद बना तो इसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, a माइनस एक्स। तो इसकी अभिक्रिया का अगर हम वेग करें, अभिक्रिया का वेग अगर हम निकालें तो क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा किसके, इसकी सांद्रता के, यानी किसकी, जो अभिकारक है उसकी सांद्रता के घात 1 के समानुपाती हो जाएगा। तो सांद्रता a माइनस एक्स है, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अभिक्रिया का वेग अभी हमने पढ़ा माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। समानुपाती का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ से k लिखा जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। k क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर वेग स्थिरांक है। जब वेग स्थिरांक है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, माइनस ऐसे रहेगा, इसे a माइनस एक्स को इसके नीचे ले आएंगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा और डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल यहाँ से k हो जाएगा, यानी कि a माइनस एक्स कहाँ रहेगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो समाकलन को जानते होंगे कि किस तरीके से किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टियाँ बायो वालों के लिए आती है। तो देखिएगा एक बार, इसे देखना है सिर्फ कि किस तरीके से यहाँ से समाकलन हो जाएगा। समाकलन का साइन ये होता है, माइनस तो आएगा ही, a माइनस एक्स आएगा और डी एक्स अपॉन डी टी और यहाँ से आ जाएगा समाकलन, यहाँ से बचेगा 1, यानी k तो बाहर आएगा O1 डी टी, या हम ना लिखें 1 को भी तो भी हम डी टी तो लिखेंगे क्योंकि t के सापेक्ष है। इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से समाकलन आएगा माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स इक्वल, इसका आएगा यहाँ से कितना, k के लिए आएगा k और dt का करेंगे तो t प्लस c। अब यहाँ से इसे हम कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, जहाँ c क्या है हमारे पास, समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। जब समाकलन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका समाकलन करने पर यह आ जाएगा और k के साथ dt है तो kt प्लस c। अब समाकलन हमने कर दिया तो समाकलन नियतांक c आया है। अब बात करते हैं जब हमारा अभिकारक a है, समय बराबर t बराबर 0 पर, जब t बराबर 0 करेंगे, यदि देखिएगा t बराबर 0, तब जब समय 0 है तो उत्पाद हमारा कितना है, 0। तो उत्पाद हमारा xc तो बना था, लेकिन t बराबर 0 पर कितना था, ये 0। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसे वैल्यू को रख देंगे। जब समीकरण 1 ये है, इसमें ये वाली वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, तो देखिएगा माइनस log bs e और यहाँ से a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल k, t की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस c। तो यहाँ से बनेगा माइनस log base e a इक्वल, यहाँ से 0 आ जाएगा और प्लस c हो जाएगा, यानी कि c। इसे कहेंगे, अब c की वैल्यू हमारे पास जब आ गई तो इस c की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है माइनस log बेस e a माइनस एक्स इक्वल के टी और c की वैल्यू है माइनस log बेस e a, यही तो है। इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये वैल्यू किसकी होगी, प्लस की। तो देखिएगा log बेस e a, ये ऐसे लिखेंगे माइनस log बेस e a माइनस एक्स इक्वल के टी। अब यहाँ से देखो, जब ये आ गया तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या, log m माइनस n, यानी कि log m माइनस log n इक्वल होता है log m बटे n। तो हमारे पास भी सेम प्रोसीड यही है, log m माइनस log n। तो अब हम करेंगे तब log बेस e, इसका मान आ जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल, देखिएगा log a अपॉन log a माइनस एक्स इक्वल, यहाँ से लिखेंगे के टी। ठीक है, जब के टी आ जाएगा तो इस टी को तो हम ऐसे रहने देंगे या के को ऐसे रहने देंगे, इसे यहाँ से लिख लेंगे के इक्वल लिखेंगे, टी आएगा 1 अपॉन में तो 1 अपॉन टी log बेस e a अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, के इक्वल, अब प्रयोग के आधार पर जब हम करेंगे, यहाँ से e है बेस में, जब बेस 10 होगा तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी और ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यानी कि हमारे पास जो वेग समीकरण आई है, वेग स्थिरांक की वैल्यू निकल के आई प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, वो थी
2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाई, इसे क्या करने के बाद अगर हम यहीं पर वैल्यू कह दें कि ये अर्ध अभिक्रिया में चेंज करो, यानी कि अर्ध अभिक्रिया में जब चेंज करनी पड़ेगी तो अर्ध अभिक्रिया का मतलब हो गया जो हमारा अभिकारक बना है, इस अभिकारक की सांद्रता कितनी है, पहले A है, लेकिन जब उत्पाद बनेगा तो आधी अभिक्रिया पूरी हो चुकी होगी, यानी कि यहाँ पर उत्पाद कितना बनेगा, A अपॉन 2 बनेगा। तो इसे हम चेंज करने जा रहे हैं, देखिएगा इसे मैं एक बार और समझा रहा हूँ, यानी कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की घात पर मतलब परिवर्तन पर निर्भर करेगा। तो यहाँ से अभिक्रिया का वेग समानुपाती a माइनस एक्स पावर 1, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी तो पावर 1 आएगी, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी जो अभिक्रिया का वेग होता है, यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगेगा, और यहाँ से k आ जाएगा क्योंकि वेग स्थिरांक है a माइनस एक्स को नीचे लाएंगे तो माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल के, समाकलन जब करेंगे तो समाकलन का साइन लगाएंगे और माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल के, समाकलन का साइन डी टी। जब इसका समाकलन करते हैं तो माइनस log बेस e a माइनस एक्स इक्वल के का अगर 1 के सापेक्ष करेंगे तो t आएगा kt और प्लस c लगा देते हैं, यहाँ c क्या है, समाकलन नियतांक है। अब हम क्या करें, यदि समय हमारा 0 था तो उत्पाद भी हमारा क्या बना था, 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उत्पाद हमारा कितना है, 0 है। जब हम इन दोनों वैल्यू को समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं तो माइनस log बेस e a माइनस 0 इक्वल k इंटू टी की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 0 प्लस c जो हमारी समीकरण इससे आएगा। अब यहाँ से माइनस log बेस e a बचा इक्वल यहाँ से c बचा, इस c का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 ये है, तो माइनस log बेस e a माइनस एक्स ऐसी रहेगा इक्वल kt भी ऐसी रहेगा, और c की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली है वो यहाँ रख देंगे माइनस log बेस e a, इसे इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस सेम ऐसे ही इक्वल के टी log m माइनस log n का हमने फॉर्मूला पढ़ा है log m अपॉन n, इसे करेंगे तो log m यानी कि log a अपॉन log इसके लिए कर देंगे तो a माइनस एक्स आएगा, तो log बेस e a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल के टी, के इक्वल आएगा 1 अपॉन टी log बेस e a अपॉन a माइनस एक्स, और यहाँ सिर्फ प्रयोग के आधार पर e की वैल्यू लगाएंगे हम, यानी कि log बेस 10 करेंगे तब यहाँ से वैल्यू चेंज होगी 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हमें अर्ध आयु में या अर्ध अभिक्रिया में बदलना पड़ेगा, तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ सा अभिकारक है, यह हमारी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसी से हम चेंज करने जा रहे हैं। 2.303 टी log बेस a या 10 लेंगे यहाँ और a अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि जो हमारी अभिकारक की मात्रा है वो कितनी है, a, अभिकारक की मात्रा बराबर कितनी, a। जब उत्पाद कितना बनना है, उत्पाद की सांद्रता या मात्रा लिख लेंगे तो वो बनेगा a माइनस यानी कि आधा a अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा a अपॉन 2। तो देखो इसमें पुट कर दो k इक्वल 2.303 बटे टी और log बेस 10, a की वैल्यू a रहेगी और इसकी वैल्यू a बाई 2 आ जाएगा, यानी a माइनस a अपॉन 2, k इक्वल 2.303 बटे टी log बेस 10 a अपॉन 2 यहाँ से बनेगा 2 ऊपर चला जाएगा, k इक्वल 2.303 बटे टी log बेस 10 और a अपॉन यानी 2 पर आएगा मल्टीप्लाई में और नीचे a से ये कटेगा। अब हम इसे देखो चेंज कर रहे हैं, क्या है, इतनी वैल्यू लाने के बाद k इक्वल 2.303 बटे टी log बेस 10 यहाँ से बनेगा log 2, यही तो बनेगा, यहाँ से 2 बचेगा वही बनेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, k इक्वल 2.303 बटे टी इंटू 0.3010, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 0.693 1 अपॉन टी आएगा, यानी कि अगर हम बात कर दें अर्ध अभिक्रिया के लिए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी k इक्वल 0.693 1 अपॉन टी, ये किसके लिए है, अर्ध अभिक्रिया के लिए, वो प्रथम कोटि के रूप में। तो हम इस समय को भी क्या कर देंगे, टी हाफ बोल देते हैं,
ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है मैं आपको बता दूं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, मैंने बताया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या था, जब किसी अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी कर दें हम 1, तो वो प्रथम कोटि की। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी वही सेम है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की सांद्रता की घात कितनी हो 2, तो वो क्या कहलाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। बात आती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया में घात कितनी हो जाएगी 3, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की सांद्रता की घात कितनी हो 3, तो वो कहलाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो हमने अभी तक पढ़ा आज क्या, रासायनिक बलगति की, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, यहां से इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है और इसका डेरिवेटिव भी। तो न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।